स्टीवन कोटलर कहते हैं कि जब मैं 30 साल का था मुझे लाइम डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से 3 साल तक मुझे बेड में रहना पड़ा और 3 साल के बाद मेरे डॉक्टर्स ने मेरी दवाइयां बंद कर दी क्योंकि मेरी स्टमक लाइनिंग से इंटरनली ब्लड निकलता रहता था और मैं 24 घंटे में बस 3 या 4 घंटे ही उठ के कुछ काम कर पाता था। मेरा माइंड ऑलमोस्ट हमेशा बंद रहता था, मैं कुछ क्लैरिटी से नहीं सोच पाता था, ना ही मैं बॉडी पेन के कारण चल पाता था। इतना ही नहीं, मेरी मेमोरी भी बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो गई थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि रिसेंटली मैंने किया क्या है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक बर्डन नहीं बनना चाहता था। और इन सब इमोशंस के बीच में एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास आई और बोली चल सर्फिंग करने चलते हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरी दोस्त इस हालत में मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। ना ही मेरी हालत ठीक थी और मुझे सर्फिंग किए हुए भी 5 साल हो गए थे और लास्ट टाइम जब मैंने इंडोनेशिया में सर्व किया था तो मैं ऑलमोस्ट डूब गया था। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं चल पड़ता हूँ। मेरी लाइफ तो पहले ही खराब थी और बुरा इससे ज्यादा क्या हो सकता था। वहां पर मुझे मेरी फैमिली लेके गई और मुझे एक बड़ा बोट दे दिया। जिन्हें नहीं पता कि जितना बड़ा बोट होता है उतना आसान हो जाता है ओशियन में सर्व करना। तो अब जब मैं बोट के ऊपर था तो एक वेव आई और मुझे नहीं पता था कि उस वक्त क्या हुआ। मेरी मसल मेमोरी ने काम किया या क्या। मैं उस वेव को राइड करते ही मानो दूसरे डायमेंशन में चला गया। मैं बहुत एक्टिव हो गया, पूरी तरह से फोकस्ड। मेरा माइंड क्लियरली काम कर रहा था। मैं ऐसा फील कर रहा था जो मैंने पिछले 3 सालों में फील नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि जैसे टाइम स्लो हो गया हो और आज मैं पहली बार जिंदा फील कर रहा था। इसके बाद मैंने 4 और वेव्स को राइड किया और मुझे वापस घर ले जाया गया, जहां मैं 15 दिनों तक दोबारा से बेड में पड़ा रहा। 15 दिन के बाद मैं दोबारा ओशियन में गया और मैंने दोबारा से सर्फिंग करी और दोबारा से मुझे वही ग्रेट फीलिंग आई जो पहले आई थी। तो इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ओशियन सर्फिंग कोई मेरी बीमारी का क्योर नहीं था। स्टीवन कहते हैं कि मैं एक साइंस राइटर हूँ और मैं किसी जादुई शक्ति को नहीं मानता, इसलिए मैंने इन टॉपिक्स पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ऑथर ने इस बात पर बहुत सर्च करी और उन्हें पता चला कि माइंड को अल्ट्रा कंसंट्रेशन स्टेट में जाना और अपने काम में अल्टीमेट खुशी महसूस करना, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वो स्टेट है जब हम अपने काम में इतने इमर्ज हो जाते हैं कि हम और हमारा काम एक ही बन जाता है। फ्लो स्टेट में टाइम स्लो हो जाता है और हम एक खुशी महसूस कर रहे होते हैं। इससे पहले कि हम फ्लो स्टेट के बारे में डिटेल में बात करें और ये देखें कि हम फ्लो स्टेट में कैसे पहुंच सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि आज तक की 3 बड़ी रिसर्चेस क्या हैं जो कहती है कि एक आदमी सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। ये 3 रिसर्चेस हैं MMM, यानी मदर, म्यूजिशियंस एंड मार्शमैलो। इन ट्रिपल M में सबसे पहला M आता है मदर्स। 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको नाम दिया टैलेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 35 साल से कम 120 लोगों को स्टडी किया जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट्स की थी। इस स्टडी में सारे डोमेन्स के लोगों को स्टडी किया गया, जैसे स्विमिंग, टेनिस, पियानो, मैथमेटिक्स और इवन न्यूरोसाइंस के लोगों को भी। इस स्टडी का गोल था ये पता करना कि क्या लोग पैदा ही टैलेंटेड होते हैं या कोई और फैक्टर है। ये रिसर्च शुरू होने से पहले बेंजामिन श्योर थे कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो शुरू से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब लोगों को स्टडी किया गया तो पता चला कि बचपन में 3 इवन 5 साल की एज तक उनमें कोई स्पेशल बात नहीं दिखाई देती। बस अगर बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट दिखाई देता है तो उसके पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव उसे उस काम के लिए बहुत एनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाते हैं। इस स्टडी की फाइंडिंग्स ये थी कि बच्चे पैदा होते ही एक्सेप्शनल नहीं थे, बल्कि उनकी कंडीशंस एक्सेप्शनल थी, यानी उनके पेरेंट्स ने उन्हें एनकरेज किया। पर ऑथर कहते हैं कि हाँ, मदर्स की एनकरेजमेंट मैटर करती है, लेकिन बहुत से एथलीट्स हैं जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होते हैं और उनकी फैमिली में तो क्या बाहर भी लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि माइक टाइसन एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शनली टैलेंट होने के पीछे कुछ और रीजन है। नेक्स्ट मिथ है म्यूजिशियंस। 1990s में फ्लोरिडा की स्टेट साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने टॉप म्यूजिशियंस को स्टडी किया और उन्होंने अपनी स्टडी में ये इंक्लूड किया कि शुरू में माँ बाप की एनकरेजमेंट तो हेल्पफुल है ही, लेकिन जो मेन चीज मैटर करती है वो ये है कि कौन कम से कम 10,000 आवर्स अपनी स्किल को दे सकता है। ऑथर के अकॉर्डिंग ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, धीरे धीरे किसी भी टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए बहुत से कोर्सेज या प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन बचपन में बहुत से टैलेंटेड लोगों को भी देखा गया है, जैसे कि लेड हैमिल्टन ने 4 साल की उम्र में पाइपलाइन सर्फिंग करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर डैनी वे ने 7 साल की उम्र में डीप डाइविंग करना स्टार्ट कर दिया था। इन शॉर्ट 10,000 आवर्स होने से पहले भी कई लोगों ने एक्सेप्शनली टैलेंट दिखाया है, जिसका मतलब है कि कोई और सीक्रेट जरूर है। थर्ड मिथ है मार्शमैलो। 1972 में स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने एक स्टडी किया। उन्होंने काफी सारे 4 साल के बच्चों को बुलाया और एक टॉफी ऑफर करी जिसका नाम था मार्शमैलो। इन बच्चों को कहा गया कि अगर आप इसे अभी खा लोगे तो आपको एक ही मार्शमैलो मिलेगी, लेकिन 10 मिनट अगर आप रुक जाते हो तो आपको एक और मार्शमैलो दी जाएगी। जब इन बच्चों को सालों के बाद देखा गया कि ये बड़े होके क्या क्या बन गए, तो ये पता चला कि जो बच्चों ने अपने को कंट्रोल किया था, यानी वो 10 मिनट रुक गए थे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चे
बच्चे जो 10 मिनट तक नहीं रुक पाए थे, यानी जो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे भी एथलीट्स देखे गए हैं जो बचपन से ही बहुत इंपल्सिव होते हैं, यानी उनमें इतना कंट्रोल नहीं होता और वो मूवमेंट को देख के ही कुछ भी कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर मदर्स यानी बचपन में एनकरेजमेंट, म्यूजिशियंस यानी 10,000 घंटों तक काम करना, या फिर मार्शमैलो यानी खुद पर कंट्रोल करना, ये तीनों ही सक्सेस को एक्सप्लेन नहीं करती, तो फिर क्या चीज है जो सक्सेस को एक्सप्लेन करती है? तो एक चीज जो सक्सेस को एक्सप्लेन करती है वो है फ्लो। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। शेन मैककॉनकी एक स्कीइंग एथलीट है जिन्हें माना जाता है कि वो अपने काम को इतना एंजॉय करते हैं कि वो हमेशा फ्लो स्टेट में ही रहते थे, और यही कारण है कि लोग आज भी उन्हें स्कीइंग के एक सुपर हीरो मानते हैं। शेन मैककॉनकी अपने काम में मास्टर थे, लेकिन उनका मास्टर बनने का पाथ बिल्कुल डिफरेंट था। शुरू के ईयर्स में कोई भी नहीं कह सकता था कि शेन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट बन सकते हैं, लेकिन 1995 में शेन एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैकफ्लिप कर रहे थे। तभी एक कंपनी जिसका नाम नेकेड एनर्जी था, उसका एम्प्लॉय ये सब देख रहा था। वो शेन के पास आया और बोला कि अगर तुम नेकेड होके इस क्लिफ से स्कीइंग करते हुए बैकफ्लिप कर सकते हो तो मैं उसकी फोटो लूंगा और उसके लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। शेन की जॉब एक रेस्टोरेंट में टेबल साफ करने की थी, इसलिए वो इस काम के लिए मान गए। इस काम के बाद तो उन्हें स्कीइंग में मानो फ्लो स्टेट मिल गया हो। वो स्कीइंग कंपटीशन में हिस्सा लेते, ना जीतने के बावजूद वो वहां पर बैकफ्लिप कर देते, जिससे वो लोगों को एंटरटेन करते, और वो अपने काम में इतने अच्छे हो गए कि वो अपनी स्किल के मास्टर बन गए। वो पहाड़ों से कूदते, केबल कार ट्रॉली से कूदते, पैराशूट लेके कूदते और ऐसी चीजें कर देते जो बाकी स्कीइंग एथलीट सोच भी नहीं सकते थे। तो अब सवाल ये था कि एक लड़का जो टॉयलेट में टॉयलेट पेपर्स डाल के बहुत खुश होता था, वो मजाक मजाक में फ्लो स्टेट की वजह से अपने स्किल में मास्टर बन गया। तो इससे हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि फ्लो स्टेट में हम भी जाएं तो जाएं कैसे? तो फ्लो स्टेट में जाने के लिए 4 स्टेप का प्रोसेस है, जिनमें सबसे पहला स्टेप आता है स्ट्रगल। ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने ब्रेन को ओवरलोड करना होगा इन्फॉर्मेशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन को एक फ्लो स्टेट में जाना है तो उसे अपने फील्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूसली उसे बुक सुननी पड़ेंगी, रिसर्चेस करनी पड़ेंगी, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी पड़ेगी। इस स्ट्रगल फेज में ब्रेन में कॉर्टिसोल हमारे सिस्टम में पंप होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इस वक्त हमें लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, हर जगह कियोस है और ऐसा लग रहा होगा कि मैं फ्लो स्टेट में जा ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हो तो समझ जाओ कि हम फ्लो स्टेप के फर्स्ट फेज में आ चुके हैं। वैसे खुद को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गीगल, जहाँ पर 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें वर्ल्ड की टॉप नॉन फिक्शनल बुक समरीज हैं जो प्योर नॉलेज है, नो लव स्टोरीज, नथिंग। तो अगर हमें एक मेंटल टूल चाहिए जो हमारे पास हमेशा रहे, तो इस एप्लीकेशन को हम डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फेज फ्लो स्टेट में आता है रिलीज। फ्लो स्टेट में आने से पहले हमें रिलीज साइकिल में आना पड़ेगा, यानी हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस बढ़ चुका है उस स्ट्रेस को हमें पहले रिलीज करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है एकदम डिफरेंट काम करने से। हम मूवी देख सकते हैं, डांसिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, एक्सेट्रा। जैसे ही हम रिलीज साइकिल में आ जाएंगे तो हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगी, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाएगा और हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन जैसे कि डोपामिन या एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। इसके बाद थर्ड फेज आता है फ्लो। जब रिलीज साइकिल के बाद हम अपने काम को दोबारा करने लगेंगे तो थोड़ी ही देर में हम फ्लो स्टेट में चले जाएंगे, यानी ऐसी मूवमेंट आएगी जहां पर हम अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव हो जाएंगे, नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, हर काम हमें आसान लग रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है रिकवर। हमें दोबारा अपनी बॉडी को रिकवर करना है ताकि अगली बार दोबारा हम फ्लो स्टेट में जा सके। ये फेज दोबारा से स्ट्रगल फेज की तरह फील करेगा। इस फेज में अगेन हमें काम से दूर जाना है, जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो डेटा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में काफी एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए अच्छी डाइट हेल्प करेगी। बस हमें एक बात याद रखनी है कि फ्लो स्टेट ही एक ऑप्टिमल स्टेट है। इसके अलावा ह्यूमंस के पास कोई सुपर पावर नहीं है। तो अगर कोई सुपर पावर है तो वो यही है कि क्या हम बार बार फ्लो स्टेट में जा सकते हैं या नहीं। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद वो फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते। इस पर ऑथर का कहना है कि वो एक गलती करते हैं कि वो फ्लो स्टेट में जाने के लिए वो खुद को बहुत ही डिफिकल्ट काम देते हैं। अब ऑब्वियसली अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद को पहले की कैपेबिलिटी से मुश्किल टास्क देना ही पड़ेगा, लेकिन जो हम अपने को चैलेंज दे रहे हैं वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यही स्वीट स्पॉट है जहां पर हम फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मली हम जिम में जाके 10 kg का वेट उठाते हैं तो हमें अगली बार 12 या 12.5 kg का वेट ही उठाना है, सीधा 35 kg का डंबेल नहीं उठाना है। और 4% से खुद को चैलेंज करना बहुत आसान होता है। अगर हम बार बार ऐसा काम करते हैं और खुद को 4% से इंक्रीज करते हैं तो हम सालों के बाद कंपाउंड होके अपनी फील्ड में मास्टर बन जाएंगे। तो इस वीडियो की लर्निंग ये है
कि अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि वो फ्लो स्टेट में जाके मास्टर बनते हैं, जिसके लिए 4 स्टेप्स का प्रोसेस है: स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो एंड रिकवर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि फ्लो स्टेट में जाने का प्रोसेस क्या है। और हाँ, ये सारी बातें हमने आपको स्टीवन कोटलर के बुक द राइज ऑफ सुपरमैन से बताई हैं। तो अगर आप ऐसी और अमेजिंग बुक समरीज हिंदी या इंग्लिश में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।